हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम राजा मिश्रा। आप में से जितने भी टीनेजर्स हैं उन लोगों के पास एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ गई होगी, क्योंकि उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं कैंसिल। अब उनको प्रमोट किया जाएगा उनके इंटरनल मार्क्स या फिर उनके जो भी कॉलेज असेसमेंट टेस्ट हुए हैं उनके बेसिस पे। तो काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ उनको प्रमोट किया जाएगा 10th से 11th में, 12th से जो भी वो अपना ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं उसके लिए। तो हो सकता है उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे उन लोगों के लिए कार, बाइक या फिर किसी के लिए टेम्पो वेम्पो वगैरह भी खरीदा जा सकता है। तो उस व्हीकल में कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है, कितना एडवांस वो ब्रेकिंग सिस्टम है, तो मैं उसके ऊपर आज पूरा ये वीडियो में एनालिसिस करूंगा। आप देखते रहिए इस वीडियो को। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। इस वीडियो में आपको ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में हर चीज़ बताऊंगा कि कहाँ से उसका स्टार्टिंग हुई थी और कितना एवोल्यूशन होने के बाद आज वो किस कंडीशन में है। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि ब्रेक एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को, जैसे वो बाइक हो सकती है, कार हो सकती है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आगे के लिए चल रही है, उसको हम लोग रोकते हैं, उसकी स्पीड को रजिस्ट करते हैं। और जिस टाइम पे हम लोग उसको रोक रहे होते हैं उस टाइम पे उसकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। जब कोई भी चीज़ चल रही है उसको हम लोग अपनी तरफ से एक पावर लगा के रोकते हैं तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है ऑब्जेक्ट में, उसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट हो जाती है। ये ब्रेकिंग सिस्टम वर्क कैसे करती है? ब्रेक कभी भी लगेगा तो फ्रिक्शन की ही हेल्प से लगेगा। ये बात आप याद कर लीजिए। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण। हिंदी में जो यूपी बोर्ड से, मैं खुद यूपी बोर्ड का हूँ, जो भी लोगों को फ्रिक्शन का मतलब नहीं पता है, फ्रिक्शन होता है हिंदी में घर्षण जिसे बोलते हैं। तो फ्रिक्शन की हेल्प से हम लोग ब्रेक लगाते हैं। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं कि ब्रेकिंग सिस्टम कैसे सबसे पहले डेवलप किया गया था और उसमें टाइम के साथ क्या क्या एवोल्यूशन स्टार्ट हुए हैं। इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आगे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप कोई भी वाहन खरीदते हो, बाइक हो, कार हो, टेम्पो, ट्रक, ट्रैक्टर, जो भी खरीदने वाले हो, तो उसमें कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए और वो ब्रेकिंग सिस्टम कितना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जो आप ब्रेकिंग सिस्टम लेने वाले हैं, मैं हर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो उसमें होगा वो कितना इफेक्टिव होगा, कितना एफिशिएंट होगा। आप देखना इस पूरे वीडियो को। वैसे तो ब्रेकिंग सिस्टम का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन जब 1890 में मैकलिन ब्रदर नाम के साइंटिस्ट ने रबर वाले टायर का इन्वेंशन किया, वहाँ से ब्रेकिंग सिस्टम में एकदम रिवॉल्यूशन आ गया। उससे पहले हम लोग बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी यूज़ करते थे, जिनमें हम लोगों को कोई इतना ज़रूरत नहीं पड़ती थी ब्रेक लगाने की, क्योंकि हमें अगर बैलगाड़ी चला रहे होते थे तो उसको स्लो करने के लिए हम लोग बैल को थोड़ा स्लो कर देते थे। घोड़े गाड़ी में घोड़े को थोड़ा स्लो दौड़ाने लगते थे तो फिर वो भी वहाँ पर भी ब्रेक लग जाती थी। लेकिन जब 1890 में रबर वाले टायर का इन्वेंशन हुआ, तब जाके हमारे पास कुछ फास्ट मूविंग कार्स आई, फास्ट मूविंग व्हीकल आए, जिसमें हम लोगों को ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ी, अलग से स्पेशल ब्रेक लगाने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि 1890 के आसपास तक हम लोगों ने कुछ ऐसे इंजन या फिर कुछ ऐसी मशीन्स डेवलप कर ली थी जिसकी वजह से इंसान का मूविंग थोड़ी फास्ट हो गई थी। उस टाइम पे हम लोगों ने ट्रेन्स भी डेवलप कर ली थी। उस टाइम पे हम लोग टरबाइन भी यूज़ करने लगे थे और छोटी मोटी जो इंजन्स थे, गैसोलाइन वाले इंजन, उनको हम लोग यूज़ करने लगे थे। स्टीम इंजन को यूज़ करने लगे थे। ये सारे के सारे हम बता चुके हैं आपको इंजन के रिवोल्यूशन वाले वीडियो में कि कैसे कैसे इंजन का रिवोल्यूशन हुआ, मशीन्स कैसे कैसे डेवलप हुई हैं। वो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर आप देखना चाहो तो वहाँ पर देख सकते हो, वरना हमने एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाके भी आप चेक कर सकते हो। तो इसमें क्या है, जब 1890 में रबर वाले सबसे पहले टायर बनना स्टार्ट हुए थे तो वहाँ पे हमारे लिए ब्रेक सिस्टम कुछ अलग टाइप के लाने पड़े, मैकेनिकल ब्रेकिंग सिस्टम को लाना पड़ा। तो सबसे पहला जो ब्रेकिंग सिस्टम था उसका नाम था ड्रम ब्रेक सिस्टम। इसको बोलते थे DBS स्टार्टिंग में। बहुत ही शॉर्ट फॉर्म अगर इसकी बोली जाए तो फिर DBS उस टाइम पर बोलते थे इसको। इसका शेप कुछ ऐसा होता था कि एक ड्रम है, ये एक ड्रम है, ये शाफ्ट है। अभी आपको दिखा भी देंगे कैसे इसको लगाया जाता था। और ये शाफ्ट जो है, ऐसे करके बना लेते हैं, इसके आसपास 2 गुटके लगे होते थे या फिर ब्रेक शू जिन्हें बोलते हैं, वो लगे होते थे। जब हमें ब्रेक लगानी होती थी तो किसी माध्यम के थ्रू हम लोग इन गुटकों को, इन ब्रेक शू को इस शाफ्ट पे बहुत ही पास ले आते थे, जिसकी वजह से इनके बीच में फ्रिक्शन होता था, घर्षण होता था और जो भी मूविंग व्हीकल होता था वो रुक जाता था। अब इसको इंस्टॉल कहाँ पे करते थे, मतलब लगाते कैसे थे?
कि ये आपके शाफ्ट है जिस पे पहिए बंधे हैं, पहिए लगे हैं, एक ये पहिया है और एक ये पहिया है, ठीक है। अब इनको कैसे हमें यूज़ करना होता था ड्रम ब्रेक सिस्टम को, यहाँ पे ड्रम ब्रेक सिस्टम लगी होती थी। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो पोजीशन है इसकी कुछ ऐसे होती थी। अब इसके पास एक ऊपर साइड को ब्रेक शू है, एक नीचे साइड को ब्रेक शू है। जब हमें ब्रेक लगानी होती थी तो हम कस के इसमें कहीं से पावर देते थे, जिसकी वजह से इसमें आके चिपक जाती थी। ये शाफ्ट में जब चिपक जाएगी तो फिर शाफ्ट की मूविंग थोड़ी स्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्रेक लग जाती थी वहाँ पे। अब आगे बढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता था उतनी तेज़। लेकिन जब 1919 आया, मतलब 1919 आया, 1919 में इसको थोड़ा और ज़्यादा चेंज किया गया। उस टाइम पे क्या हुआ था, 1919 में, ये थोड़ा साफ नहीं शो कर रहा है, 1919 ये सही दिख रहा है। 1919 में मैल्कम लॉहेड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम की इन्वेंशन किया था। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में क्या चाहिए होता था, हमें एक छोटा सा सिलेंडर चाहिए था। ये छोटा सिलेंडर, इसमें कोई फ्यूल भरा होता था लिक्विड, जैसे मूवी ऑयल आज के टाइम पे हम लोग सिलेंडर के लिए यूज़ करते थे, उसी टाइप का इसमें कोई लिक्विड भरा होता था। इस लिक्विड को पास कराने के लिए हम लोगों को एक पाइप चाहिए होती थी, ठीक है। अब मान लो इसी ब्रेक, इसको सबसे पहले किसके साथ यूज़ किया गया था, ड्रम ब्रेक के ही साथ में यूज़ किया गया। जैसे मान लो यहाँ पे एक सिलेंडर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और ये पाइप इसके थ्रू गई है यहाँ पे लगाने के लिए। अब हाइड्रोलिक का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि हाइड्रोलिक में जैसे पानी भी एक हाइड्रोलिक है। उसमें पानी को अगर तुम जरा सा पैर उसमें लगाओ या फिर हाथ लगाओ, वो तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पर हट जाता है। जैसे आप पानी में अगर उंगली ऐसे करके डालोगे तो फिर तुरंत वो उंगली के लिए स्पेस बना देगा और वो जाके इधर उधर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएगा। वही था कि जब हम इसमें हल्का सा फोर्स लगाते थे वो तुरंत जाके यहाँ पे इफेक्ट करता था और ब्रेक लग जाती थी। मतलब पहले जो ब्रेकिंग सिस्टम था वो थोड़ा स्लो था, ड्रम ब्रेक सिस्टम थोड़ा स्लो था। लेकिन जो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम है ये काफ़ी फास्ट हो गया, कंपैरिजन टू द ड्रम ब्रेक सिस्टम। अब इंसान की क्या आदत होती है, ह्यूमंस की क्या आदत है कि जिसमें उसको अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है वो उसको यूज़ करना प्रेफर करता है। तो ड्रम ब्रेक थोड़ा स्लो था और इसमें उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती थी, इसलिए हम लोग हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम पे मूव कर गए। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इतना ज़्यादा रिलायबल नहीं रहा, लेकिन हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम को मेंटेन करने में उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती थी वो बहुत ही ज़्यादा आ जाती थी, इसके 2 गुने 3 गुने के आसपास। ड्रम ब्रेक सिस्टम में क्या था, सिर्फ आपको अगर कुछ भी इसमें ख़राबी होती थी तो बस आप इसके ब्रेक शू चेंज कर दो। आज के टाइम पे अगर हम लोग ब्रेक शू चेंज कराने जाते हैं तो 100 से 150 के आसपास होती है। तो उस टाइम पे सोचिए कितनी कम होगी कॉस्ट, ठीक है, 100-150 रुपये कॉस्ट आती है। वहीं अगर हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जहाँ पे होता है उसका हमें ऑयल चेंज कराना हो, बाई चांस इसमें पाइप में कुछ लीकेज हो जाए तो पाइप चेंज करानी हो, तो इसमें कम से कम 500 के आसपास, 500 रुपये के आसपास खर्चा आ जाता है। इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम वाले जो कॉन्सेप्ट था इसको हर कंपनी, मतलब जो भी मोटर कंपनीज थी जैसे कि फोर्ड हो गई उस टाइम पे या फिर जनरल मोटर कंपनी थी, इन लोगों ने यूज़ नहीं किया। ये लोग ब्रेकिंग जो ड्रम ब्रेक सिस्टम था उसी को यूज़ कर रहे थे। लेकिन जो मर्सिडीज़ थी, BMW उस टाइम पे शायद नहीं आई थी, लेकिन मर्सिडीज़ बेंज जो थी वो आ चुकी थी, और भी अच्छी अच्छी कंपनीज थी, उन्होंने हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उनकी इसी वजह से कार की जो कॉस्ट थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई। इस वजह से हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट नहीं डाल पाया ब्रेकिंग सिस्टम के नाम पे। अब बात अगर हम लोग करें कि जो डिस्क ब्रेक आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल अगर है तो वो डिस्क ब्रेक ही है। डिस्क ब्रेक इज़ मोस्ट सक्सेसफुल ब्रेकिंग सिस्टम, ये आप सभी लोगों को पता है। और जो भी आज के टाइम पे बाइक लेना चाहता है वो भी डिस्क ब्रेक वाली, डबल डिस्क होने लगी हैं बाइक, स्कूटी में तक तो डिस्क ब्रेक आने लगी हैं। जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं वो सब की सब डिस्क ब्रेक वाली आती हैं। पहले इन सब चीज़ों में क्या होता था कि ड्रम ब्रेक सिस्टम होता था या फिर हाइड्रोलिक, उसमें मतलब ड्रम के साथ हाइड्रोलिक को यूज़ कर ले तो फिर थोड़ा ईजी हो जाती थी ब्रेक लगाने के चक्कर में, बस और कुछ नहीं था। लेकिन डिस्क ब्रेक जब आई थी, अगर आपको डिस्क ब्रेक की हिस्ट्री बताएं तो हम लोगों को चलना पड़ेगा 1919 से काफ़ी पीछे। डिस्क ब्रेक का इन्वेंशन हुआ था 1898 में। अब देखिए आप हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम और डिस्क ब्रेक सिस्टम में कितना ज़्यादा एज डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो ये 1898 में इसका जो भी बॉर्न हुआ या फिर इन्वेंशन हुआ,
हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का इन्वेंशन हुआ जाके है 1919। 20-21 साल का इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। 1898 के टाइम पे डिस्क ब्रेक सिस्टम ने बिल्कुल भी पॉपुलैरिटी ही नहीं गेन कर पाई। सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक कार बनी थी, इलेक्ट्रिक कार में इसको यूज़ किया गया था। 1898 में ये एक इलेक्ट्रिक कार बनी थी जो कि सबसे पहली, वर्ल्ड की सबसे पहली इलेक्ट्रिक कार थी। उसमें डिस्क ब्रेक का यूज़ किया गया। मतलब दो ऐसी चीज़ें की गई थी उस टाइम पे जो इंसान ने सोची नहीं थी कि एक इलेक्ट्रिक कार भी आ पाएगी और एक डिस्क ब्रेक को भी यूज़ किया जा सकता है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको बता ही दिया कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ब्रेकिंग सिस्टम कौन सा है, डिस्क ब्रेक सिस्टम। अब बताएं इसको कि कैसे कैसे इसमें इन्वेंशन हुए और क्यों ये पॉपुलर स्टार्टिंग में नहीं हो पाया लेकिन बाद में जाके इतना पॉपुलर हो गया, वो देखिए। 1898 में एल्मर स्पैरी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक कार बनाई। उन्होंने ही डिस्क ब्रेक सिस्टम का भी इन्वेंशन किया, लेकिन उस टाइम पे इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, इस वजह से इसके ऊपर स्टे लगा दिया गया। जो भी इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही थी उसको थोड़े टाइम के लिए रोक दिया गया। लेकिन 1902 जब आई, जब 1902 इस सन में विलियम लॉन्सर नाम के एक इंजीनियर थे जो कि इंग्लैंड के इंजीनियर थे। ये इंग्लैंड के इंजीनियर थे। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, डिस्क ब्रेक सिस्टम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा मॉडिफाई किया। इन्होंने कुछ उसमें ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व कर दी जिसकी वजह से इसमें लगा कि हाँ ये भी चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है। इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट थे विलियम लॉन्सर, उन्होंने इसको पेटेंट करा लिया। जब पेटेंट करा लिया तब क्या हुआ कि अब इनके नाम पे ही अगर आप ब्रेकिंग सिस्टम बनाना भी चाहते हैं डिस्क टाइप वाला, तो आपको इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप इस पर कोई भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। पहले बात करते हैं डिस्क ब्रेक सिस्टम के फेमस ना हो पाने के ऊपर। जो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम था ये फेमस क्यों नहीं हो पाया, जो कि आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, उस टाइम पे क्यों नहीं फेमस हो पाया? उस टाइम पे क्या था, जो ब्रेक शूज़ आज के टाइम पे यूज़ होते हैं वो आपने देखा होगा नॉर्मली रबर के यूज़ होते हैं, ठीक है। और डिस्क कैसी होती है, एक कैसेट जैसी होती है, जो डिस्क होती है उसी टाइप की एक डिस्क होती है जिसपे ऐसे ऐसे करके कुछ डिज़ाइन बनी होती है। इसको डिज़ाइन बोलो या फिर इंजीनियर जो भी होते हैं उन्होंने इसमें यहाँ पे कट्स इसलिए लगाए थे, आपने देखा होगा इसमें कुछ छेद होते हैं, वो छेद इसलिए लगाए थे ताकि ये गर्म हो और इसमें हीट को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सके, मतलब जल्दी से जल्दी ठंडी हो सके, इसलिए इसमें छेद किए गए थे। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं इसमें डिज़ाइन है। हाँ, तो आज के टाइम पे जो ब्रेक शू यूज़ किए जाते हैं वो रबर के यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो ब्रेक शू यूज़ किए गए थे वो कॉपर मटेरियल के थे। मतलब एक मेटल के ब्रेक शू यूज़ किए गए थे एक मेटल डिस्क पे। आपने कभी भी अगर दो मेटल की चीज़ों को आपस में घिसा होगा या फिर उसमें हल्का से स्क्रैच करा हो तो कितनी तेज़ एकदम आवाज़ आती है। तो जब इसमें ब्रेक लगाया जाता था, इलेक्ट्रिक कार में जब ब्रेक लगाते थे डिस्क ब्रेक के थ्रू, तो उसमें इतनी गंदी आवाज़ आती थी कि लोग उसकी आवाज़ सुन के डर जाते थे। तो कंपनी ने इसको इसी बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ इसकी आवाज़ के बेसिस पे डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल, एकदम हॉरिबल स्क्रैचिंग साउंड होती है, जिसकी वजह से जो ब्रेक लगाता है वो तो डर ही जाता है और जो मार्केट में लोग होते थे वो डर के एकदम कांप उठते थे। इसमें आप अगर कभी भी रात के टाइम पे दो मेटल ब्लॉक लीजिए, उनको आपस में ऐसे करके हल्का से स्क्रैच करो तो बहुत ही गंदी सी आवाज़ होती है, डरावनी सी। तो वो इतनी डरावनी आवाज़ होती थी कि एक तो ये मेटल, मान लो ये स्टील का, और इस पर अगर लगाया जाए ब्रेक शू जो कि हो कॉपर का, तो कितनी गंदी सी, कितनी डरावनी आवाज़ आएगी। उस डरावनी आवाज़ के चक्कर में कंपनीज़ ने इस ब्रेकिंग सिस्टम को एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया, कहा कि भाई हम इस ब्रेकिंग सिस्टम को नहीं लगा सकते। और ये चीज़ रिजेक्ट कर दी गई थी 1902। मतलब इंग्लैंड के जो साइंटिस्ट थे उनके टाइम पे ही इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई हम इस ब्रेकिंग सिस्टम को यूज़ ही नहीं करेंगे। तब क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद, मतलब इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनकी आज्ञा के अनुसार चलते रहे उनकी आज्ञा में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए, तो 1908 में, मतलब 1902 से 1908 तक में, मतलब 6 साल तक इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सिर्फ इस पर रिसर्च होती रही कि कैसे कैसे हम इस ब्रेकिंग सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो 1902 में जो डिस्क ब्रेक में कॉपर का ब्रेक शू लगाया गया था उसको रिप्लेस कर दिया गया था। अब ये डिस्क वाली है ये ब्रेकिंग सिस्टम, उसको रिप्लेस कर दिया गया था एस्बेस्टस
एस्बेस्टस एक ऐसा मटेरियल होता है, कपड़े को और सिलिका मतलब बालू को अगर मिक्स कर दिया जाए, जैसे फैब्रिक ले लेते हैं, फैब्रिक प्लस सिलिका, इनको अगर मिक्स कर दिया जाए तो बनता जाके है एस्बेस्टस। ये मटेरियल बनता जाके है। ठीक है, आप समझ गए एस्बेस्टस क्या होता है। मतलब एस्बेस्टस एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा, जिसमें स्ट्रेंथ भी है, लेकिन उसमें मेटल जैसी उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मेटल जैसी आवाज़ नहीं है। हल्कापन बिल्कुल लकड़ी की जितनी हल्की होती, लकड़ी काफ़ी हल्की होती मेटल के कंपैरिजन में, तो ये लकड़ी की जितनी हल्की थी और मेटल की जितनी इसकी स्ट्रेंथ मतलब मजबूती इसकी बिल्कुल थी किसी कॉपर के मटेरियल जैसी, और इसका हल्कापन और इसमें आवाज़ ना होने की टेंडेंसी वो थी लकड़ी की तरह। तो जब एस्बेस्टस वाले मटेरियल को इसके ब्रेक शू के तौर पे यूज़ किया गया, जब इसे ब्रेक शू के तौर पे यूज़ किया गया, तो अब इसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं होती थी, और बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट, बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटेड ब्रेकिंग सिस्टम है ये। आज के टाइम पे हर कंपनी, उन सभी में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन का अगर जो पहिया होता है तो वो कुछ इस टाइप से उसकी विड्थ होती है, ऐसे करके इतना मोटा पहिया होता है। ये हम पूरा नहीं बना रहे हैं वरना तो काफ़ी लंबा हो जाए, और इस पर ब्रेक लगाने के लिए एक दूसरे मेटल को प्रेस करते हैं, ठीक है, तब जाके इस पर ब्रेक लगती है। आज के टाइम पे रेलवे में भी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम आ गया है। जितनी भी अच्छी ट्रेन हैं उन सभी में डिस्क ब्रेक सिस्टम आ गया है। ये तो बात हो गई 1908 की, मतलब 1908 में इसने इतना अच्छा इसका इम्प्रूवमेंट रही, तब जाके डिस्क ब्रेक सिस्टम को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट कर लिया गया। 1902 में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि इसमें आवाज़ इतनी गंदी होती थी, इतनी हॉरिबल, इतनी स्क्रैचिंग होती थी, जिसकी वजह से इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। लेकिन 1908 में इसको प्रॉपरली एक्सेप्ट कर लिया गया, तो जब इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ी, बहुत सारी व्हीकल कंपनीज़ ने इसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था यूरोपियन कंट्रीज़ में। यूरोपियन कंट्रीज़ जो थी उनमें सब में इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये बनाया था इंग्लैंड में, जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ की बैकबोन है एक तरह से। ब्रिटिश कंट्री ही तो यूरोपियन कंट्रीज़ की एक तरह से बैकबोन है। उस टाइम पे जितना भी ट्रेड होता था सारा का सारा ब्रिटिश कंट्री जो थी, ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसे बोलते हैं, वही सब कुछ संभालती थी। तो फिर उसने इसको इतने अच्छे से प्रमोट किया कि वहाँ पे एक्सेप्ट होने लगा। लेकिन अभी भी इसको कुछ कंट्रीज़ ने, कुछ कंपनीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किया था। जैसे कि यूएसए ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, रशिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और जो भी अलग अलग इकोनॉमीज़ थी उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, और एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। जैसे कि निशान कंपनी है, उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ की कंपनी अगर आप आज भी देखोगे तो सारी की सारी ब्रेकिंग सिस्टम 1908 में ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया आपसे हम डिस्क ब्रेक सिस्टम को ही अपनाएंगे। अब घूम के आते हैं 1919 में, मतलब हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के टाइम पे। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम जब समझ लो इसको डिस्क ब्रेक को एक्सेप्ट कर लिया गया, तब जाके कहीं पर हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम आया। और इसको डिस्क के साथ यूज़ नहीं किया गया, इसको यूज़ किया गया ड्रम के साथ। जब हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम के साइंटिस्ट ने देखा कि डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाने लगा है, 1935 से 1940 के बीच डिस्क ब्रेक सिस्टम प्लस हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, स्क्रीन पर देखते रहिए प्लीज़, डिस्क ब्रेक सिस्टम और हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को साथ में लाया गया। जैसे कि हम लोगों ने ड्रम ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक को साथ में लाए थे, उसी टाइप से हम लोगों ने डिस्क ब्रेक और हाइड्रोलिक ब्रेक को साथ में लाया। तो देखा कि ये मॉड्यूल कैसे काम करेगा, अभी इस पर भी थोड़ा मैकेनिकली इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था ब्रेक लगाने में। इन्होंने सोचा कि हम हाइड्रोलिक ब्रेक लगाएंगे तो फिर बहुत ही फास्ट काम करेगी। मेन हाइड्रोलिक का ये काम था कि इतनी फास्ट होती थी, मतलब आपको पैर से अगर मान लो कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है अभी डिस्क ब्रेक लगाने के लिए, तो जब अगर इसमें हम हाइड्रोलिक को इन्वॉल्व कर लेंगे तो 1 न्यूटन का फोर्स रिड्यूस होके 0.1 न्यूटन का, समझो इतना डिफरेंस आ जाता था।
1 न्यूटन से 0.1 न्यूटन के आसपास सिर्फ आपको फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हाइड्रोलिक को इन्वॉल्व कर लेंगे। तो फिर उस टाइम पे साइंटिस्ट ने कहा ठीक है भाई, इस पर बहुत ही अच्छी बात है, ये तो इस पर भी हम अब रिसर्च करेंगे। लेकिन रिसर्च में क्या आया कि 1949 से 53 के बीच में इसमें रिसर्च स्टार्ट हुई। 4 साल रिसर्च चली, लेकिन ये रिसर्च हो गई फेल। अब सोचा कि यार ये रिसर्च फेल हो गई, तो फिर अब ये जो इतना अच्छा मॉडल है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का, फिर वो कैसे काम करेगा। तो इसको कर दिया गया बिल्कुल निगलेक्ट। अब हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम और डिस्क ब्रेक सिस्टम को सेपरेट कर दिया गया, ये दोनों अलग अलग काम करेंगे। लेकिन इन पर काम चलता रहा। 53 हो गई थी, 1953 आ चुकी थी, भारत आज़ाद हो चुका था, ब्रिटेन वापस अपने कॉलोनी में पहुंच चुका था। उसकी जो कॉलोनी थी इंडिया और इधर उधर जो भी थी, श्रीलंका, नेपाल तो उसने कब्जा नहीं पाया था। इन सब को छोड़ छाड़ के वो चला गया था वापस से ब्रिटेन में, इंग्लैंड में, ठीक है। अब वहाँ पे उन्होंने सोचा कि यार 53 आ चुकी है, अभी तक हमारा ब्रेकिंग सिस्टम उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया है। तब उन्होंने दोबारा से इस पर स्टार्ट किया 1960 में। तो उन्होंने दोबारा से इस पर रिसर्च स्टार्ट की 1960 में, और जाके 1962 में ये पास हो गया। अब जाके डिस्क प्लस हाइड्रोलिक ये साथ में काम करने लगे। अब ये वाला मॉडल इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड हुआ वर्ल्ड वाइड कि ड्रम ब्रेक बिल्कुल भी निगलेक्ट हो गया। ड्रम ब्रेक को अभी यूज़ ही नहीं किया जाता था। है कि डिस्क ब्रेक जो आप लगाते हो, या कोई भी जब डिस्क ब्रेक लगाता है, तो ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बोली जाए, इतनी फास्ट कंट्रोलिंग होती है इसकी, कि जैसे ही आपने ब्रेक दबाई तुरंत यहाँ पे ब्रेक लग गई, मतलब लॉक हो जाता था, जिसकी वजह से लोग गिर जाते थे। इतनी फास्ट कोई भी गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, उसमें अचानक से ब्रेक लग जाए, अचानक से कोई झटका आ जाए, तो बस इंसान तो गिर ही जाएगा। इतनी जल्दी कैसे अपने ऊपर कंट्रोल करे। तब जाके कॉन्सेप्ट आया एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसको बोलते थे ABS। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का क्या था काम, ये डिस्क होती है, ये डिस्क है, आपने देखा होगा, इसके पास यहाँ पे ऐसे करके एक चीज़ लगी होती है, ठीक, ऐसे कुछ होता है, याद आ रहा है आपको, बाइक तो चला रहे होंगे आप लोग। ऐसे करके एक चीज़ लगी होती है, ये मान लो, अब थोड़ा अगर अच्छे से बना दें तो ये हो गया बाइक का जो भी, हाँ, यहाँ पे ऐसे करके लगा है, ठीक है। इधर पूरा हैंडल चला जाता है, यहाँ पे जाके हैंडल होता है, यहाँ पे आपने देखा ऐसा कुछ लगा होता है, ठीक। ये क्या काम करता है कि जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई की तुरंत इसको रोक देता है, और जाके आपकी गाड़ी या तो पलट सकती है, या फिर उसका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है आपकी गाड़ी में, आप गिर सकते हैं, ठीक। तो ABS का क्या काम था कि इसमें एक ऐसा मॉडिफिकेशन किया कि जब आप ब्रेक लगाओगे तो ये सडनली यहाँ पे चिपक नहीं जाएगा। मतलब ये कोई भी पहिया है, ये मूव कर रहा है, ऐसे करके गोल गोल घूम रहा है, और हमने ब्रेक लगाई, ये सडनली एकदम ऐसे चिपक गया। अगर ये काफ़ी तेज़ मूव कर रहा होगा तो फिर इंसान गिर जाएगा, ठीक। अब इसने क्या किया, ABS का क्या काम था, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, मतलब ये लॉक नहीं करेगा। जब आप ब्रेक लगाओगे ऐसे करके ऐसे होगा, तो पहले एक बार पकड़ा, थोड़ी स्लो हुई स्पीड, दोबारा पकड़ा, फिर थोड़ी स्लो हुई, छोड़ता पकड़ता। इसका एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का काम था कि ये एक ही बार में किसी भी डिस्क पे चिपक नहीं जाएगा। ये जब भी लगेगा तो 1 सेकंड के अंदर 10 बार छूटेगा और 10 बार पकड़ेगा उसको। तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपकी बाइक सडनली रुकेगी नहीं, वो धीमे धीमे कंट्रोल में आएगी, धीमे धीमे से उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये काम था एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का। आज के टाइम पे जितने भी ब्रेकिंग सिस्टम है, कोई भी आपको अच्छी गाड़ी मिलेगी, सभी में डिस्क ब्रेक यूज़ की जाती है विद ABS। आप बाइक की बात कर लो, आप गाड़ियों की बात कर लो, आज के टाइम पे तो ट्रक में भी यूज़ किया जाने लगा है डिस्क ब्रेक विद एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। आप अगर कोई गाड़ी खरीदने जाते हो, कोई बाइक खरीदने जाते हो, मान लो वो 90,000 की है, ठीक है, उसमें अगर डबल डिस्क ऐड कर लो तो वो हो जाती है 1 लाख की, और उसके साथ अगर उसमें ABS भी आ रहा है तो वो 1,05,000 या फिर 1,10,000 के आसपास आ जाती है। ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत इम्पॉर्टेंट, इसने ब्रेकिंग सिस्टम के वर्ल्ड में एकदम रिवोल्यूशन ला दिया कि अब जाके आपकी कोई भी गाड़ी गिरेगी नहीं अगर रुकते टाइम पे,
वरना मोस्ट ऑफ द केस में डिस्क ब्रेक जिनमें होती थी वो या तो पलट जाते थे ब्रेक लगाते टाइम पे ही, या फिर उनको बहुत ध्यान से बहुत धीमे धीमे ब्रेक लगाना होता था। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमें कौन सी वाली कार, बाइक या फिर जो भी व्हीकल है वो ख़रीदना है। इस वाहन में डिस्क हो, अगर उसमें उसके साथ हाइड्रोलिक आ रहा है तब भी अच्छी बात है, ठीक। उसके साथ ABS तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे आप लोग बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हो, बहुत तेज़ बाइक चलाते हो, तो उसको कंट्रोल करने के लिए डिस्क प्लस ABS होगा तभी जाके आपकी बाइक कंट्रोल होगी। फिलहाल तो आपको कोई भी वाहन थोड़ा स्लो चलाना चाहिए, इतनी स्पीड में चलाओ कि आप उसको कंट्रोल कर सको, बस यही होता है मेन। कितनी तेज़ आपको बाइक चलानी, कोई पूछे कितनी तेज़ तक हम बाइक या कोई भी गाड़ी वाड़ी चला सकते हैं, बस उतनी तेज़ चलाओ जितनी तेज़ आप कंट्रोल कर सको किसी भी टाइम पे, ठीक है। तो जब भी कभी गाड़ी, बाइक या कुछ भी ब्रेकिंग कोई भी चीज़ लें मूविंग वाली, तो उसमें डिस्क होनी चाहिए विद ABS। कोई भी ब्रेकिंग सिस्टम हो उसके साथ ABS लगा होना चाहिए, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। अब आपको समझ में आ गया कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, डिस्क क्या होता है, ये ब्रेकिंग सिस्टम में कैसे रिवोल्यूशन आया और कैसे कैसे हमारी ब्रेकिंग सिस्टम टाइम के साथ इवॉल्व हुई, टाइम के साथ चेंज हुई, टाइम के साथ उसमें पॉजिटिव चेंजेस आए, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी कि कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा वाहन प्रेफर करते हो जिसमें कैसा ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए। तो आई थिंक आपको भी समझ में आ गया है। अब आप जाके वही वाहन लेना जिसमें सबसे अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम हो। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर सपोर्ट। बाय बाय।